हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 5 की, और इस यूनिट का नाम था एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। और पिछले लेक्चर में जो हमने बात की सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ तक ये बात कर ली थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे सोलर रेडिएशन एंड इट्स स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी यूजीसी नेट ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं दिसंबर 2019 में या इससे पहले, उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। अच्छे से हमें आराम से रिलैक्स होकर चीज़ों को समझना है। तो आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे इस यूनिट का? सोलर रेडिएशन एंड इट्स स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हैं वहां भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो सीधा अपने वहां चलते हैं। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक है सोलर रेडिएशन एंड इट्स स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले इस नाम का मतलब देख लेते हैं कि सोलर रेडिएशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज सोलर रेडिएशन? तो सोलर रेडिएशन क्या है? इसको ऑफन कॉल्ड सोलर रिसोर्स। इसको सोलर रिसोर्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर रिसोर्स भी बोल देते हैं। इज ए जनरल टर्म फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द सन। अब सोलर रेडिएशन क्या होती है कि जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है ना, उनको एक तरह से क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? सूर्य से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय जो वेव्स आती हैं या रेडिएशन आती हैं, विकिरणें आती हैं, उनको क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके लिए एक नया वर्ड आ गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द सन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में हमें बात करनी है। ये क्वेश्चन 2019 दिसंबर में नहीं पूछा, इससे पहले पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था इसकी बात भी करेंगे। हर एक वर्ड को हमें अच्छे से समझना है। तो सोलर रेडिएशन का मतलब समझ गए। सोलर रेडिएशन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है उसी को हम क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं। और इन्हीं सोलर रेडिएशन को कैप्चर करके या टर्न इसको किस में बदल देते हैं हम? एनर्जी सच एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी तकनीकी टेक्नोलॉजीज का हम यूज करके इसी सोलर रेडिएशन को हम किस में बदल देते हैं? एनर्जी में, जैसे हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी में। मेरी बात आप समझ गए ना फ्रेंड्स। तो ये है सोलर रेडिएशन। तो इस सोलर रेडिएशन की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, इस सोलर रेडिएशन की डेफिनेशन में एक नया जो शब्द आपको, नया वर्ड आपको जो मिला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यूजीसी ने पूछा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस नाम से ही समझ रहे हो, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी कि ऐसे जो फोटॉन्स होते हैं, या फोटोन किसको बोलते हैं? जो एनर्जी के पैकेट्स लेके आते हैं, ऊर्जा के पैकेट्स लेके आते हैं। सूर्य से जो रेडिएशन आती है वो एनर्जी के पैकेट्स के साथ आती है, उसमें ऊर्जा होती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, और मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, दोनों क्षेत्र। यानी कि ये इन जो वेव जाती हैं, जो रेडिएशन जो आती है, इनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि ये कहां कहां फ्लक्चुएट हो सकती है? अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि विद्युत क्षेत्र में अगर इनको पास किया तो भी ये फ्लक्चुएट होंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में किया तो भी ये फ्लक्चुएट होएगी। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। यानी कि जो रेडिएशन आती है, जो विकिरणें आती है सन से, वो क्या लेके आती है? एनर्जी लेके आती है, और उनको कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं? इस शब्द को याद रखना फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है ना। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, जो जो रेडिएशन आती है, सोलर रेडिएशन, इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब यह है कि अगर उन रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में से किसी में भी जाए तो वो फ्लक्चुएट होएगी। ये बात समझनी है आपको। ये मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो यहां से जो यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था, वो जो आगे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहां से क्वेश्चन पूछा था। पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है उसको देख लेते हैं, फिर उसको देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक्चुअली में
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या रेज हैं उनको एक क्रम में सजाया गया है। दिस इज अ सीरीज, और इसमें क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी उनको सजाया गया है। ठीक है, तो ये है गामा रेज, ठीक है, ये है एक्स रेज, ये है अल्ट्रावायलेट रेज, ये है विजिबल रेज, ये है इंफ्रारेड, ये है माइक्रोवेव और ये है रेडियो वेव्स। तो आपको याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है कि अगर हम, अब ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स, प्लीज रिलैक्स होकर बात को सुनना। यहां से अगर हम इधर जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि गामा रेज से अगर हम रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ तो बढ़ती है। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, वेवलेंथ तो बढ़ती है। कहां से कहां जाएं तब, जब हम गामा रेज से रेडियो रेज की तरफ, रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं, यानी कि यहां से यहां जाएंगे तो वेवलेंथ तो बढ़ती है और एनर्जी घटती है। ये बात याद रखनी है, ये बात आप याद रखोगे कि अगर हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा अगर बात करें एनर्जी यहाँ किसकी है, गामा रेज की, और कम क्या है, वेवलेंथ कम है इसकी। अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वेवलेंथ तो क्या होगी, बढ़ेगी और एनर्जी घटेगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे यूजीसी नेट ने ये क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, विच रेज हैव द मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, कौन सी जो किरणें हैं उसमें भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ये 4 ऑप्शन बना के आपसे पूछा गया था। तो आप बताओ भेदन क्षमता या पेनिट्रेशन पावर किस में ज्यादा होगी, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वही तो जल्दी से पेनिट्रेट करेगा ना, और एनर्जी यहां किसकी ज्यादा है, गामा रेज की। तो यही ऑप्शन जाना था कि गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है क्योंकि इनके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है। मेरी बात आप समझ गए। अब मैंने एक शब्द बोला फ्रेंड्स, एक एक चीज को आराम से समझना है। एक शब्द बोला मैंने, वो बोला वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। मैंने कहा कि गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। जैसे हम गामा रेज से रेडियो की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, ये बात बोली है। और एनर्जी क्या है, इधर से अगर गामा रेज से इधर जाएंगे तो घटती जाएगी। तो हमें एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन देखना है। उससे पहले हमें यह समझना है कि वेवलेंथ होती क्या है। मैं आपको एक बात बता देता हूं वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, ऐसे चलती है रेज, ये चलेगी ऐसे, ऐसे चलेगी ना फ्रेंड्स। जो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। मेरी बात समझ गए ना, जो यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैंने कहा जो गामा रेज है उसकी वेवलेंथ कम होती है। देखो ये वेवलेंथ कम है कि नहीं, यूं जा रही है यूं, और देखो यहां जाते जाते देखो यूं हो गई कि नहीं हो गई। ये वेवलेंथ बढ़ रही है कि नहीं, इस साइड जा रहे हैं तब बढ़ रही है ना, इस साइड जा रहे हैं, और यहां देखो बिल्कुल पास पास है यूं। ये बात समझ में आ गई, ये होती है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ठीक है। अब वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है, आपने प्लैंक्स इक्वेशन के नाम सुना होगा, ये फिजिक्स वाले पढ़ते हैं तो हमें भी यहाँ पे सारी चीजें यूज करनी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लैंक्स इक्वेशन क्या है, प्लैंक्स की इक्वेशन है, मैं आपको बता देता हूं, E बराबर h², ये है प्लैंक्स इक्वेशन। E यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लैंक कांस्टेंट है, और ये h है, इसको हम लिख सकते हैं c/λ, यानी कि तरंग दैर्ध्य। ये वेलोसिटी है, वेग है, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, और ये है तरंग दैर्ध्य। तो हम इस म्यू की जगह c/λ रख सकते हैं। तो E बराबर हमने क्या लिखा, h, इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके बराबर है, समझ रहे हो ना, प्लीज रिलैक्स होकर समझना। तो h c/λ। अगर ये दोनों चीज तो कांस्टेंट है ही, आपको पता है, ये भी प्लैंक कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। निर्वात में जो वेग होता है, वैक्यूम में जो वेग होता है वो कांस्टेंट है। तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन ये हो गया। ये डायरेक्ट आपसे यूजीसी में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। जहां पे वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक दूसरे के वो व्यक्त क्रमानुपाती है। यानी कि
जहां एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, और जहां वेवलेंथ बढ़ेगी वहां एनर्जी कम होगी। ये कंसेप्ट है, ठीक है, समझ में आ गई बात फ्रेंड्स। तो यहां से जो यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा वो यही पूछा कि कौन सी रेज की ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से आपको गामा छांटना था कि गामा रेज की ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आराम आराम से सुनना है वीडियोस को, शांति से, चित्त को शांत करके। प्लीज़ कोई हबड़ दबड़ नहीं मचानी है, ज़्यादा भागना नहीं है, बिल्कुल चित्त को शांत रखना, रिलैक्स रखना अपने आप को, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, सब कुछ बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ पे बात लिख दी है, स्टेटमेंट लिख दिया है कि गामा रेज हैव द मोस्ट एनर्जी एंड आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। जो मैंने आपको ऊपर बोला है कि गामा रेज के पास बहुत अत्यधिक एनर्जी होती है और इसकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर यानी कि भेदन क्षमता होती है, जबकि रेडियो वेव्स हैव द लोवेस्ट एनर्जी। रेडियो वेव्स होती है जो रेडियो किरणें होती है उनकी एनर्जी कम होती है और उसकी पेनिट्रेशन पावर भी फिर क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बात थी, ये आपको ध्यान रखनी है। अब एक नया शब्द है और वो शब्द है इंसोलेशन। तो आपसे यूजीसी ऐसा सीधा का सीधा पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है। जो इंसोलेशन क्या होता है, जो इंसिडेंट सोलर पावर पर यूनिट एरिया, जहां किसी लोकेशन पे आपको पता है सनरेज आएगी ना, तो पर यूनिट एरिया के अंदर जो सोलर पावर यानी कि जो किरणें पड़ती है, जो इंसिडेंट होती है, उसको बोलते हैं इंसोलेशन। मेरी बात समझ गए। मान लो ये एक एरिया है, इस पर यूनिट एरिया में जितनी सोलर पावर पड़ेगी, जितनी सोलर पावर आएगी, उसको बोलते हैं इंसोलेशन। क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। याद रखना है, यानी कि इंसिडेंट सोलर पावर पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। दूसरी बात, ये जो इंसोलेशन है वो किस पे वेरी करती है, आपको पता है। एक बात तो आप जानते ही हो फ्रेंड्स कि इंसोलेशन यानी कि जो पर यूनिट एरिया पे जो सोलर पावर पड़ेगी वो पृथ्वी पे, अर्थ पे हर जगह सेम तो नहीं रहेगी ना, हर जगह सेम रहेगी क्या, बताओ। क्योंकि वो डिपेंड करती है कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब अगर एंगल ये बना रहा है तो फुल रेज यहां इस जगह पड़ेगी, आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर एंगल यूं है तो यहां पे कम पड़ेगी, आप मेरी बात समझ रहे हो। एंगल पे डिपेंड कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो बहुत सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो आपसे यूजीसी नेट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकती है फ्रेंड्स कि जो इंसोलेशन है वो कौन कौन सी चीजों से वेरी करता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बन सकता है। तो इंसोलेशन किस किस पे करता है, एक तो पोजीशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जिसपे पड़ रही है उसकी पोजीशन कैसी है अर्थ पे, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सिस पे, आपको पता ही है। दूसरा टाइम ऑफ द डे, ठीक है। तीसरा मंथ ऑफ द ईयर, आपको पता ही है। अगर जून की बात करें, अगर डिफरेंट बातें हैं, ये तो आप जियोग्राफी के जब बात करेंगे, हमने ऊपर वाले लेक्चर में भी बात करी कि जियो साइंस जब हम पढ़ेंगे, जियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, तब ये बातें आपको और गहराई से समझ में आएगी। क्योंकि आपको पता है एक इक्वेटर होती है, वहाँ पे रेज पड़ती है तो वहाँ पे ज़्यादा सन रेज आएगी। अब पोलर आपने देखा होगा, पोलर पे आइस है, तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है ना, उनका जो एंगल है वो डिफरेंट है, इसलिए वहाँ पे कम पर यूनिट एरिया जाती है। ये सारी बातें हैं, तो हर जगह डिपेंड करती है उसकी पोजिशन, टाइम ऑफ द डे पे, मंथ ऑफ द ईयर पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि किस एंगल पे से वो आ रही है, इस पे भी डिपेंड करता है। कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 90 का बना रही है, 0 का बना रही है। इस बात को याद रखना फ्रेंड्स। यहां से यूजीसी नेट ने अब की बार दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा था उसकी भी बात करेंगे, इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ठीक है। और ये मैं बात बता देता हूं कि आपका जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के अंदर भी काम आएगी। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की जो यूनिट है ना, वहां भी ये चीजें काम आएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो और पांचवी चीज क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स। जितने ज्यादा क्लाउड होगी वो भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, किसको, इंसोलेशन को। तो ये 5 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंसोलेशन को इफेक्ट करेगी, ये याद रखनी है। पोजीशन, टाइम ऑफ द डे, मंथ ऑफ द ईयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स। याद रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको नोट डाउन करते चले आप प्लीज, साथ साथ थोड़ा अच्छा रहता है। खुद से नोट्स बनाना बड़ी अच्छी आदत होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे क्या करते हैं, इंसोलेशन पढ़ लिया। अब आप एक बात बताओ फ्रेंड्स, ये मान लो सन है, ठीक है ना, ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। ये किरणें आ रही है,
तो आप ये बताओ, ऐसा तो कुछ होता नहीं कि 100% एब्जॉर्ब हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, कुछ स्केटर भी होंगी, है ना, इधर उधर फैलेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो भी एब्जॉर्ब भी करेंगे और उनको बिखेर भी देंगे, स्कैटरिंग हो जाएगी, ऐसा होगा ना किरणों का। तो ये कहता है स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, दोनों बात होगी। आपको पता है 100% एब्जॉर्बेशन थोड़ी होगी, ब्लैक बॉडी में होती है 100%, ठीक है ना। आपको हीट बजट हम पढ़ेंगे आज तो समझ में आएगा कि कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ स्केटर होती है, ऐसा ही होता है ना रेडिएशन के साथ, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन एंटरिंग टू द अर्थ एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब्ड एंड स्कैटर्ड, या तो वो एब्जॉर्ब भी होगी और स्कैटर्ड भी हो जाएगी। किसके द्वारा? गैसेज, एरोसोल, क्लाउड और अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस आपको पता है 100% एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब करेगी, यहां से भी क्वेश्चन आया था। अब की बात दिसंबर 2019 में उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिसंबर 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आए उसका भी जिक्र यहां करूंगा, ठीक है ना। बात करते हैं, तो जो एब्जॉर्ब्ड होगी रेडिएशन, या तो एब्जॉर्ब होगी या स्कैटर होगी, जो एब्जॉर्ब रेडिएशन होगी वो डायरेक्टली क्या होगा, हीट बजट में ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो तो हीट करेगी, एब्जॉर्ब हो गया तो अवशोषित होगी तो वो हीट करेगी। दूसरा स्कैटर भी हो सकती है ना, स्कैटर भी हो जाएगी, तो स्कैटर होके क्या होगा, वो ऊपर जाएगी, ये इमिट हो जाएगी, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। आगे हम बात करते हैं, एक इफेक्ट था एल्बेडो इफेक्ट, यहां से भी यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा। अब की बार का मतलब मेरा ये है, होता है दिसंबर 2019 कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, दिसंबर 2019 कह रहा हूं। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था वो भी बात करेंगे। एल्बेडो इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले एल्बेडो का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। एल्बेडो एक लैटिन शब्द है, ठीक है, इसका मतलब होता है वाइटनेस। याद रखना है फ्रेंड्स, याद रखना है, क्योंकि दो टर्म होती है ला निनो और अल निनो, आपने सुना होगा, पढ़ेंगे भी अब, उनका मतलब भी अब की बार यूजीसी ने पूछ लिया था, ठीक है ना। तो हो सकता है अब की बार ये पूछ ले व्हाट इज द मीन ऑफ अल्बेडो, तो अल्बेडो का मतलब होता है वाइटनेस। क्या मतलब होता है? वाइटनेस, ठीक है। और अल्बेडो का मतलब या इफेक्ट होता क्या है, इसका मतलब तो समझ गए, वाइटनेस होता है, इस शब्द का मतलब समझे हैं, लेकिन अल्बेडो इफेक्ट होता क्या है इसकी बात करते हैं। तो आप एल्बेडो का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड बैक स्कैटर्ड टू स्पेस। क्या कह रहा है ये कि आप एक बात बताओ, मैंने अभी भी बोला कि जितनी सोलर रेडिएशन आई है यहां से वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब तो नहीं होगी, तो जितना फ्रैक्शन, जितना भाग रिफ्लेक्ट होता है और बैक स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि जितना भाग, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया, कुछ उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होगा या स्कैटर्ड होगा, तो जितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड होगा उसको कहते हैं एल्बेडो। क्या कहते हैं? एल्बेडो। याद रखना, वो फ्रैक्शन जो रिफ्लेक्ट होगा या बैक स्कैटर्ड टू स्पेस होगा उसको क्या बोलते हैं हम? एल्बेडो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एल्बेडो इफेक्ट बोलते हैं। प्लीज एक बात को नोट डाउन करना, अंडरलाइन भी करते रहना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्बेडो को क्या कह सकते हैं? मेजर ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन। अब एक बात जो यहाँ, वो तो यही बात है कि जो रिफ्लेक्ट होता है, स्कैटर्ड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्बेडो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो याद रखने की है, जो मैंने यहाँ बोल्ड करी है, वो ये रखना है कि जो एल्बेडो में जो मेजर करते हैं वो 0 और 1 के बीच मेजर होता है। किसके बीच? 0 और 1 के बीच होता है जो इसकी वैल्यू होती है। तो आपको कोई ये पूछे किसी भी ब्लैक बॉडी का, अब सुनना क्वेश्चन, आपसे कोई ये पूछे किसी ब्लैक बॉडी का एल्बेडो इफेक्ट कितना होगा या एल्बेडो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0। कारण क्या है? क्योंकि ब्लैक बॉडी पूरा का पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेगी, उसने कुछ स्कैटर या रिफ्लेक्ट तो करा ही नहीं। जब स्कैटर और रिफ्लेक्ट करा ही नहीं तो वैल्यू कहां से आएगी? क्योंकि एल्बेडो तो होता ही वो है कि कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना स्कैटर हुआ, ऐसा तो होता ही नहीं है ब्लैक बॉडी में, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एल्बेडो 0 हो गया। लेकिन अगर बात करें एकदम जो व्हाइट बॉडी होती है, यानी कि जो फुल का फुल रिफ्लेक्ट कर देगी, तो उसका एल्बेडो कितना हो जाएगा? वैल्यू 1 हो जाएगा। तो याद रखना, ये कह रहा है मेजर्ड ऑन स्केल फ्रॉम 0, वो किसके लिए होगा? ब्लैक बॉडी के लिए 0 होगा। याद रखना, क्योंकि ब्लैक बॉडी सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी ना फ्रेंड्स, सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो एल्बेडो कहां होगा? और
जबकि एक कहाँ होगा, जो पूरा का पूरा क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्बेडो की वैल्यू कहाँ कहाँ से मेजर होती है, 0 से 1 होती है। 0 किसके लिए होगी, ब्लैक बॉडी के, और जो 1 किसके लिए होगी, जो फुल की फुल क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। यहां से यूजीसी ने क्वेश्चन भी पूछा है, उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि एल्बेडो क्या होता है, जो स्कैटर्ड होता है, जो इमिट होता है, जो बाहर स्कैटर्ड हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, वो है एल्बेडो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आराम से रोक रोक के चित्त शांत करके सुनना है वीडियोस को। ठीक है ना। अब कुछ आपके फैक्चुअल चीजें हैं, वो आपको याद रखनी है। यूजीसी ऐसा पूछ सकती है, क्योंकि इसी को घुमा फिरा के एक यूजीसी क्वेश्चन पूछ चुकी है, उस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, द एवरेज एल्बेडो ऑफ अर्थ कितना है, अबाउट 0.3। एक तो ये याद रखना है। आपसे कोई ये पूछ ले, यूजीसी सीधा क्वेश्चन पूछ सकती है कि द एवरेज एल्बेडो ऑफ अर्थ इज कितना है, अबाउट 0.3। ये वैल्यू याद रखनी है, रख लोगे ना। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से इफेक्ट की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो आप कहोगे एल्बेडो एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। याद रखना है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है कितना है, अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस है, वो किसकी वजह से है, तो वो एल्बेडो एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। ये जो दिसंबर में क्वेश्चन आया, वो मैं बात कर रहा हूं, जो एल्बेडो से क्वेश्चन आया दिसंबर 2019 में। क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन एल्बेडो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। मैंने एक बात याद करो, मैंने ऊपर बात करी थी कि एंगल पे भी डिपेंड करता है ना, एंगल पे इंसोलेशन की बात करी थी। तो ये कहता है कि कौन सी सरफेस है वो एल्बेडो में मैक्सिमम वेरिएशन रखेगी, अगर किसकी वजह से मैक्सिमम वेरिएशन रखेगी, इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन का जो एंगल होगा, उसकी वजह से कौन सी ऐसी सरफेस है, कौन सा ऐसा सरफेस है इन चारों में से जो मैक्सिमम एल्बेडो में वेरिएशन होगा, आपसे ये पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या जाना था, वाटर, क्योंकि वाटर का ही सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है एल्बेडो में, बिकॉज ऑफ इंसिडेंस एंगल की वजह से, किरण जो एक कोण बना है उसकी वजह से। इस क्वेश्चन को याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप रिलैक्स होकर चीजों को समझें, ध्यान रखें एक एक के बात को। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना है हीट बजट। हीट बजट से क्वेश्चन आया दिसंबर 2019 में। क्या क्वेश्चन आया आपको वो दिखाऊंगा। तो हीट बजट में ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं, इसको कॉपी पेन पे नोट कर लें आप फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन करें इनको। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो ये हीट बजट, बजट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं ना, घर का भी बजट होता है कि 100 रुपए आए हमारे, कैसे कैसे कहाँ खर्च हुए, यही तो बजट बनाना होता है ना। तो यही हीट का बजट, हीट ऊपर से आई ना, 100 आई, कितनी आई, 100% आई। तो उसका कैसे बजट है, इसकी आपको वैल्यूज याद रखनी है। तो 100 आई, उसमें देखो जो 51% है, 51% है, कितना परसेंट आपको दिख रहा है ना, कितना परसेंट, 51% है। तो वो क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ। ये डाटा याद रखना है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तब पता लगेगा कि ये डाटा कितने इंपॉर्टेंट है। 51% एब्जॉर्ब्ड किसकी हो जाएगी, अर्थ से एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो 100 आई उसमें से 51% किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, अर्थ के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा अवशोषित हो जाएगी। कितना परसेंट, 51%। और 19% एब्जॉर्ब किसके द्वारा हो जाएगी, बाय द एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स के। यानी कि 51% तो अर्थ के एब्जॉर्ब कर लेगा, जो 100 आई उसमें से, और 19% कौन एब्जॉर्ब करेगा, 19% कौन एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर और जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कितना होगा, 51 और 19 कितने हो गए, 70 हो गए, 70 हो गए। ठीक है, उसके बाद
6% स्केटर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि 6% क्या होगा, स्केटर हो जाएगा, फैल जाएगा, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। और 4% क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, जो अर्थ सरफेस है उससे 4% क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 4% क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और 20% क्या है, स्केटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स। याद रखना, यहाँ पे 6% क्या था, स्केटर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यहाँ पे 20% रिफ्लेक्टेड बाय, स्केटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स। ये 100% का बजट बन गया। 100% अगर सन की रेज आई थी, हीट आई थी, तो उसका बजट बनाया। 51% तो एब्जॉर्ब हो गई अर्थ से, 19% एब्जॉर्ब हो गई एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड से, और 4% रिफ्लेक्ट हो गई अर्थ सरफेस से, और 6% स्केटर्ड हो गई एटमॉस्फेयर से, और 20% स्केटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स। ये हो गई, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं वो आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, इसका आंसर सोचना आप क्या होगा, ठीक है, आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी आंसर क्वेश्चन पूछा था, उसका भी बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019 में। ये कह रहा है अज्यूमिंग द इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू बी 100 यूनिट्स। ये कह रहा है आप अज्यूम करिए कि 100 यूनिट सोलर रेडिएशन आई है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से ठीक है, सही है, जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके बारे में। ये कह रहा है अबाउट 15% 100 यूनिट आई है, तो कह रहा है 51 यूनिट 51 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस। ये क्वेश्चन आया था, तो बताओ ये बात ठीक है कि नहीं। अभी तो बात करी थी हमने कि पृथ्वी से 51% तो एब्जॉर्ब पृथ्वी कर लेती है, ऊपर बात करी थी ना, ये देखो, तो ये देखो, तो इसका मतलब पहला ठीक है, इसमें मोर देन 1 ठीक होंगे, तो पहला ठीक है कि नहीं, बताओ, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है अबाउट 20 यूनिट्स ऑफ लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव आपने सुना है क्या कहीं, लॉन्ग वेव कौन सी होती है और शॉर्ट वेव कौन सी होती है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव कौन सी होती है। जो सन से रेज आती है ना, वो होती है शॉर्ट वेव्स। कौन सी होती है, शॉर्ट वेव्स। और वो जब सरफेस से टकरा जाती है, टकराने के बाद वो एनर्जी दे देती है, और आपको पता है जैसे ही एनर्जी कम होगी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और वो कौन सी वेव हो जाएगी, लॉन्ग वेव हो जाएगी। यानी कि जो रिफ्लेक्ट होती है वो कौन सी वेव होती है, किसी की सरफेस से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी वो कौन सी होगी, लॉन्ग वेव। याद रखना ये बात, जो सन से आ रही है वो क्या है, शॉर्ट वेव है, इसीलिए उसमें पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, आ जाती है, एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही टकराई उसने एनर्जी दे दी, और आपको पता है जैसे ही एनर्जी कम होगी, ये एनर्जी कम हुई, ऊपर पड़ा ना, तो ये वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ये कौन सी वेव होगी, लॉन्ग वेव होगी। तो ये कह रहा है अबाउट 20 यूनिट्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस आर लॉस्ट टू स्पेस डायरेक्टली विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है कि 20 यूनिट 100 में से लॉन्ग वेव की तरह से, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है जो रेडिएशन अर्थ सरफेस से। 20% की बात कर रहा है, यानी कि 20 यूनिट्स की बात कर रहा है 100 में से। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं है क्या ऐसा। देखो सिर्फ 4 ही है, देखो अर्थ सरफेस से तो रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है, 4 हो रही है सिर्फ, और 4 ही हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो 4 ही हो रही है, और वो क्या कह रहा है 20 की कह रहा है, तो वो गलत हो गया कि नहीं हो गया। ये 20 मत देखने ना, ये स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स है, और वो ऑप्शन कह रहा है अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस से तो कितना है, 4 ही है, ठीक है ना। तो वो सेकंड वाला हमारा क्या हो गया, इसमें नहीं आएगा, और सेकंड वाला हो गया भाई गलत, ये नहीं आएगा इसमें, इसको काट दें, ये काट दिया, ठीक है, यानी कि ए आ गया। और अब सी को पढ़ लेते हैं, सी क्या कह रहा है, अबाउट 19 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। वो कह रहा है 19 यूनिट 100 में से किसके द्वारा अवशोषित होती है, एटमॉस्फेयर के द्वारा। चलो ऊपर चलो देखते हैं, ये रही 19% एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स, ठीक है। तो ये लो भाई 19%, ये ऑप्शन ठीक गया, 19% ये एब्जॉर्ब होती है ना, तो यही बात थी। तो ये लो ए हो गया ठीक, और सी ठीक हो गया, और इसका ऑप्शन कौन सा जाना था, जिसमें ए और सी है वो जाना है, और ए और सी थर्ड में है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और ये दिसंबर 2019 के अपने क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है ना, जो आए थे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो आराम से चित्त को शांत करके रिलैक्स होके बातों को समझना है। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन आपको कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है,
चित्त को रिलैक्स होके शांति से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और अपने रजिस्ट्रेशन पेपर 1 के भी ओपन है और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के भी ओपन हैं। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस में तो वो भी करवा सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जिनसे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं ना उसमें आप व्हाट्सअप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।